गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत, जो कि इतिहास सब्जेक्ट है। और आज हम लोग इसी इतिहास से अंतिम भाग पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक आज हम लोग अध्ययन करेंगे, भाग 7। और यह भाग 7 जो है वह आपका भाग 2 का अध्याय 2 का प्रश्न उत्तर अभ्यास भी रहेगा। तो बच्चों, भाग 2 से पढ़ने से पहले हम लोगों ने भाग 6 में क्या पढ़ा था? तो भाग 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से कंपनी जो है वह अपनी सेनाओं को बढ़ाते बढ़ाते कितने भारत के लमसम देशों, लमसम राज्यों के अपने अंडर में कर लिया। तो आज हम लोग देखेंगे कि भाग 7 में कि झारखंड में कंपनी का प्रवेश, यानी जब भारत देश पर अंग्रेज लोग आए तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो झारखंड है उस समय 15 नवंबर 2000 से पहले हमारा झारखंड बिहार के अंतर्गत में था, है ना। तो आप अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो उस समय हमारा जो झारखंड इस तरह का नहीं था, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि अंग्रेज झारखंड में सिंहभूम जिले की ओर से प्रवेश किया। आप अगर झारखंड का मैप देखेंगे तो उस मैप के अंतर्गत में आप देखेंगे कि अंग्रेज लोग हमारे झारखंड में पूर्वी झारखंड से, अब यहाँ पर देख सकते हैं पूरब की ओर, पूरब ये हो गया, तो यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी, है ना, यानी सिंहभूम की तरफ से, है ना, प्रवेश किया, यानी पूर्वी सिंहभूम की ओर से प्रवेश किया। बच्चों, एक चीज और ये याद रखिएगा कि उस समय जिस समय अंग्रेज यहाँ पर थे, अंग्रेजों के समय में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा एक साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज लोग जो है वह सिंहभूम की ओर से प्रवेश किया। आप लोग झारखंड का मैप में देख सकते हैं। अब यहाँ पर लोग देखते हैं कि अंग्रेज झारखंड में सिंहभूम जिले की ओर से प्रवेश किया और 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के साथ ही झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो बच्चों, यहाँ पर ये चीज जानना है कि उस समय मतलब लगभग 1765 ईस्वी के समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये तीनों मिलाकर एक प्रांत बनता था। और जब बंगाल उस समय समूचा बंगाल ही कहलाता था, तो जब बंगाल की दीवानी हम लोग किस तरह से पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है पश्चिम बंगाल पर कब्जा किया, तो और वहां की दीवानी जो है हासिल किया। तो जहां दीवानी मिलना कब मिला? 1765 में। और जब 1765 में दीवानी मिली, वहां पर टैक्स वसूलने का, कर वसूलने का, है ना, जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तब यहाँ पर झारखंड में भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बच्चों, यहाँ ये चीज ध्यान लेना है कि झारखंड जो है उस समय अंग्रेज यहाँ सीधी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाए। कारण ये है कि झारखंड मतलब झारखंड कहने का मतलब है कि यहाँ पर जंगल, ऊंचे पठारी इलाका, पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर, और खास करके यहाँ की जो जनजातीय लोग होती थी वो जंगल में रहती थी, और अंग्रेज लोग जंगल पर उतना ध्यान, जंगल में रहने वाले लोगों पर उतना ध्यान नहीं देते थे। तो यहाँ पर सीधी व्यवस्था जो है वो नहीं कर पाए। 18वीं सदी के अंत तक राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था लागू करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और एक चीज ध्यान देंगे बच्चों कि अगर आप देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ अगर सीधी टक्कर ना होकर एक संघर्ष कहा जाए, विद्रोह कहा जाए, तो वह झारखंड से ही स्टार्ट हुआ। यानी अगर यूं कहा जाए कि अंग्रेजों का विद्रोह का अगर श्रेय है तो हमारे झारखंड वासियों का है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर वसूली करने में और कानून व्यवस्था लागू करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दीवानी मिलने के 2 वर्ष के बाद यानी 1765 में दीवानी मिली और 1767 में मानभूम के राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। इसको याद रखिएगा, 1765 में अंग्रेज लोग यहां पर प्रवेश किए झारखंड में, और उसके 2 वर्ष के अंतराल में ही 2 वर्ष के बाद ही 1767 में ही यहां पर जो है विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया। और प्रथम बिगुल जो है मानभूम के राजा, इसको याद रखिएगा, कहां के राजा? मानभूम के राजा कौन? जगन्नाथ ढाल। और जगन्नाथ ढाल के ही नाम से हम लोग इसे ढाल विद्रोह भी कहा जाता है। यानी अगर यूं कहा जाए कि झारखंड का पहला अंग्रेजों के साथ विद्रोह जो है वह ढाल विद्रोह के रूप में हम लोग जानते हैं। झारखंड का पहला विद्रोह ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में, है ना। कब? 1767 में। जगन्नाथ ढाल कहां के राजा थे? तो मानभूम के राजा थे। क्लियर हो गया। इसके बाद 1793 ईस्वी में अंग्रेजों के परमानेंट सेटलमेंट कानून के बाद यहां शोषण एवं दमन का काला अध्याय प्रारंभ हो गया। और जब विद्रोह हुआ तो 1793 में, ठीक है, एक कानून लागू हुआ और वो क्या था? परमानेंट सेटलमेंट कानून। और जब ये कानून लागू हुआ वहीं से झारखंड का शोषण एवं दमन का जो काला अध्याय है वह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट कानून। ठीक है, साथ ही साथ आदिवासी संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। और जब ये परमानेंट सेटलमेंट कानून जो है बहुत लंबी चीज है, उसको हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे। तो यह जब लागू हुआ तो इसके बाद ही आदिवासी संघर्ष जो है प्रारंभ हो गया। और इसके बाद बहुत सारे विद्रोह हुए, है ना। कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हमारे बिरसा मुंडा का विद्रोह, गुलाम विद्रोह, ऐसे बहुत सारे विद्रोह जो है वो झारखंड से प्रारंभ होता है। एक चीज और जान लेंगे कि यहाँ के जो जनजाति, झारखंड के जनजातियां जो थी और सदान जो लोग थे वो अंग्रेजों को दिको कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? दिको। दिको का मतलब हो जाता है बाहरी लोग। ठीक है, समय समय पर बहुत सारे विद्वानों ने इसका अर्थ अलग अलग दिया है, लेकिन प्रायः उस समय का एक शाब्दिक अर्थ आ सकता है कि दिको का मतलब हो जाता है बाहरी लोग, जो बाहर से यहाँ आके बसे, उसे प्रारंभ में दिको कहा जाता था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे होते गया और साथ ही यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह भी प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद बच्चों, अब इस चैप्टर का जो कि हमारा व्यापार से साम्राज्य तक था, इसका आज हम लोग अभ्यास भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान को भरना है। तो आप अपना कॉपी में भी लिखते जा सकते हैं, कॉपी निकाल के, और किताब भी साथ में रख लेंगे। तो पहला जो है क का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी ब्लैंक्स है के समय हुई। तो किसके समय हुई? तो वो थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी? तो वह थी एलिजाबेथ प्रथम। इसको आप लोग कॉपी में उतारते जाएंगे। ख है, पहला का ख है कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस खाली स्थान के दरबार में आया था। ठीक है, तो किसके दरबार में आया था? याद है, वो थे जहांगीर के दरबार में आया था। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो वह जहांगीर के दरबार में आया था। ग है, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी खाली स्थान में स्थापित की थी। याद है, कहां स्थापित की थी? तो वह सूरत में। ठीक है, भारत में सबसे पहली कोठी यानी फैक्ट्री जो है वह सूरत में स्थापित
किया गया था। घ है, खाली स्थान है, शुरू में ही खाली स्थान है। ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था। किसने फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था। उसके बाद अंगा है कि मिर्जाफर ने प्लासी के युद्ध में खालिस्तान का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? मिर्जाफर ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था, और यही ले दे के डूबा। ठीक है, और अंग्रेज लोग का तो नीति था शासन करो, फूट डालो और शासन करो, इधर के राजा उधर के राजा को बहकाओ, बीच में लड़ाओ और अपना यहां पर करो। तो हम लोग तो पीछे देख भी चुके हैं कि किस प्रकार से मिर्जाफर को भी अंग्रेजों ने बाहर किया था। तो ये रिक्त स्थान है, इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर देना है, यानी जितना कम से कम हो सके उसका उत्तर देना है। प्रश्न 2 का हम लोग प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत किसने दी थी? क्या आप लोगों को मालूम है? नहीं? तो चलिए, तो अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत किसने दी थी? तो वो थे शाहजहां ने दिया था सीमित क्षेत्र पर व्यापार करने के लिए। तो आपको यहां संक्षेप में कैसे उत्तर देना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां ने। ठीक है, ये पानी की वजह से थोड़ा चल नहीं रहा। तो आपको उत्तर संक्षेप में कैसे लिखना है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत शाहजहां ने दी थी। इसका उत्तर ये होगा। ख है, बक्सर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? याद है, बक्सर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो था कैप्टन मुनरो। ठीक है, कैप्टन मुनरो ने बक्सर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? क्यों भयभीत थे? क्योंकि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध थे। ठीक है, फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो है वो फ्रांसीसियों के साथ उनका अच्छा संबंध था, इसीलिए अंग्रेज लोग भयभीत थे। क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग प्राय एक दूसरे के दुश्मन थे। उसके बाद घ है, झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? तो इसमें अभी हम लोग पढ़े कि 1765 में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जब दीवानी मिल गई, तो उस समय झारखंड भी जो है वह अंग्रेजी कंपनी के संपर्क में आया। इसको इस तरह से लिखना है। अंगा है, नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद क्यों स्थानांतरित किया? क्योंकि नवाब को अंग्रेजों से हमेशा, मतलब अंग्रेज लोग जो है उसको हमेशा परेशान करते रहते थे। ठीक है, तो उस परेशानी से बचने के लिए जो है नवाब अपनी राजधानी ढाका से उसको मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। इसका आंसर ये लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, इसको आप लोग कॉपी में उतार लेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 3 होगा। अब ये सब जो क्वेश्चन है संक्षेप में देना है, और अगर जो हम लोग चर्चा करने का है, विचार विमर्श करने का, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, है ना। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता? प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 का जो है उत्तर हम लोग पीछे जब पेज पलटेंगे तो आप यहां तक आ जाएंगे
पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, जिन अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। क्रोधित होकर नवाब ने 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया। तो यहां से लेकर आप जो है 23 जून 1757 मुर्शिदाबाद के दक्षिण से 22 मील की दूर स्थित प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। तो वो किस तरह से लड़ाई हुई, तो आप यहां से जो है ये पूरा यहां पर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न 4 है बक्सर युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो बक्सर युद्ध का जो परिणाम था, आप पेज नंबर 20 का सबसे ऊपर में आप देखेंगे, पेज नंबर 20 यहां पर आप देखेंगे पेज नंबर 18 और प्रश्न 4 का आप देखेंगे पेज नंबर 20 में। तो बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद भी भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। अब मुगल सम्राट बंगाल का नवाब व अवध का नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासन बन गए थे। अंग्रेज कठपुतली शासकों के अनुभव से सीख लेते थे। खुद नवाब अपने को रास्ता खोजने लगे। इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। बंगाल में विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एक अधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया और राजनीतिक सत्ता के राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युद्ध प्रारंभ हो गया। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय क्या हो गया कि यहाँ पर बंगाल में डायरेक्ट अंग्रेजों का वसूली प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हम लोग देखेंगे यहां पर मराठों के साथ संघर्ष, आप इसको देखेंगे पेज नंबर 22 में। मराठों के साथ संबंध, मराठों की शक्ति से भी अंग्रेज काफी चिंतित थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के हार के पश्चात मराठों का कई राज्यों में बांट दिया गया। इस हार के साथ दिल्ली से पूरे देश पर शासन चलाने का उनका सपना खत्म हो गया, है ना। जब अंग्रेज और मराठों पर युद्ध हुआ था तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो उसमें मराठे लोग हार गए थे और मराठा को कई राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, जिससे दिल्ली से जो है पूरे देश पर शासन करने का सपना चूर चूर हो गया या टूट गया। छठा प्रश्न है राज हड़प की नीति क्या थी, है ना। तो राज हड़प की नीति जो थी आप यहां पर देखेंगे पेज नंबर 23 में। तो हड़प की नीति क्या थी, हड़प लेना, यानी अगर किसी राज्य का कोई वारिस ना हो, ठीक है, तो उसे अंग्रेज लोग हड़प लेते थे। और उसी में आपका जो है सर्वप्रथम सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1854। इसके बाद झांसी की रानी तो हम लोग को मालूम ही है ना, तो 1857 में, है ना, 56-57। तो ये जो है विद्रोह का है। तो आप यहाँ पर जो है विलय का सिद्धांत आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर कोई अच्छा राजा किसी राजा का जो है अगर वारिस ना हो तो उसे लॉर्ड डलहौजी के सिद्धांत के आधार पर उस राज्य को अपने अधिकार में मिला लेना है। तो वही है राज हड़प की नीति। 7वां है बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो बंगाल की दीवानी मिलने से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, ये तो आप लोग भी जानते हैं। बहुत बढ़िया लाभ हुआ उन लोग को, उन लोग तो यही चाहता था। आप इसको देख सकते हैं पेज नंबर 20 में। पेज नंबर 20 में ही देखिएगा यहां से, यानी बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का अधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। अब क्या है कि कंपनी जो है इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युद्ध समाप्त हो गया। आर्थिक व्यापार अब वो लोग व्यापारी नहीं रह गया, बल्कि अब क्या हो गया, अब यहाँ पर जो है राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व का व्यापार चालू हो गया। तो अगर बंगाल का दीवानी मिलने का मतलब हो गया कि वो लोग तो अंग्रेज लोग व्यापार करने आया था, ठीक है। और जब बक्सर का युद्ध हो गया
बक्सर का नहीं, जब बंगाल का उसे दीवानी मिल गया तो अब यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ राजस्व वसूली का कार्य, यानी धीरे धीरे यहाँ के शासक बनने के अग्रसर होने लगे। उसके बाद 8वां जो है वह है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत जिन राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उन राज्यों की सूची काल के अनुसार बनाकर एक परियोजना कार्य बनाइए। तो आप सीधे इसको हम लोग बना सकते हैं हड़प की नीति, ठीक है, हड़प की नीति। विलय के सिद्धांत जो पेज नंबर 23 में है, इसी का हम लोग सहारा ले सकते हैं कि पहले किन राज्य को, तो देखेंगे हम लोग इसके लिए कि पहले अंग्रेज लोग सतारा को कब 1848, संभलपुर को 1849, उदयपुर को 1852, नागपुर को 1854 और झांसी को 1857। ठीक है, तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो हड़प की नीति का शिकार बना। तो इसके तहत एक परियोजना कार्य बनाना है कि उस समय परियोजना कार्य पहले सतारा का जो है कौन राजा था, है ना, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा करेंगे, या किस राज्य में पड़ता है उसको आप परियोजना बना सकते हैं। संबलपुर कहाँ है, उसके राजा कौन थे, उदयपुर उसका राजा कौन थे, है ना, नागपुर उसके राजा कौन थे, झांसी उसके, तो ये 5 राज्य का मतलब राज्य को दर्शाते हुए कि अभी किस राज्य में है और वहां के राजा क्या कौन थे। तो इस तरह से हम लोग इसका एक परियोजना बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अध्याय 2 जो है, पार्ट 2 जो है व्यापार से साम्राज्य तक का अध्याय जो है समाप्त करते हैं। और जाते जाते आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप हम लोग फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए अध्याय नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।